हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं कि द्वितीय सेमेस्टर में कौन कौन से सिलेबस आपको पढ़ने रहते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में जानेंगे। पेपर 1 का जो नाम है वह वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है। अब इस विषय में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो सबसे पहले खंड क के बारे में जानेंगे। खंड क जो है हमारा प्रारंभिक शिक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा में हमें शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा का अर्थ, प्राचीन और नवीन और शिक्षा का महत्व के बारे में जानते हैं। फिर हम आते हैं शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। फिर तीसरा जो है टॉपिक शिक्षा के प्रकार है। तो शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक होता है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि होती है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि होती है उसमें हमें प्राचीन काल में हमें गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ना रहता है। फिर हम आते हैं मध्यकालीन शिक्षा। तो मध्यकालीन जो शिक्षा होती है इसे मुस्लिम कालीन शिक्षा भी कहा जाती है। यहाँ पे मुगल कालीन शिक्षा लिखा हुआ है। फिर हम आते हैं आधुनिक शिक्षा पे। आधुनिक शिक्षा में हम स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर जो अगला टॉपिक होता है वह प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। तो पहला जो इसमें टॉपिक है आदर्शवाद है। आदर्शवाद के बाद प्रकृतिवाद है, फिर प्रयोजनवाद है, फिर भारतीय विचारक विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजुभाई बर्दकर। तो आदर्शवाद जो होता है विचारवादी होता है, यह विचारों को अधिक महत्व देता है। प्रकृतिवाद जो होता है प्रकृतिवादी होता है, यह प्राकृतिक चीज़ों पे अधिक महत्व देता है। और जो प्रयोजनवादी होता है वह सिद्धांतवादी होता है। तो उसके बाद ये जो विचारक हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेंगे। फिर आता है, ये तो भारतीय विचारक हो गए। उसके बाद पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य विचारकों में प्लेटो आते हैं, रूसो आते हैं, जॉन डीवी आते हैं, फ्राबेल आते हैं और मारिया मॉन्टेसरी आते हैं। ये तो हो गया खंड क। खंड क के बाद हम आते हैं खंड ख पे। खंड ख में हमको पढ़ना रहता है शिक्षा और समाज के बारे में। तो शिक्षा और समाज में जो पहला टॉपिक होता है शिक्षा और समाज का अंतर संबंध, यानी शिक्षा और समाज में कैसा संबंध होता है। फिर होता है शिक्षा के प्रभावी कारक, जिसमें परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, शिक्षा को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, जिसमें सामाजिक परिवर्तन के कारक होते हैं। फिर विद्यालय और समुदाय का संबंध होता है। तो विद्यालय और समुदाय के संबंध में विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में कैसे है इसको भी जानते हैं, हम पढ़ते हैं। फिर आता है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे हो रहा है एवं शैक्षिक अवसरों की समानता कैसे मिल रही है। फिर शिक्षा का व्यावसायीकरण कैसे हो रहा है और इस पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है। उसके बाद आता है बचपन चिंता, बाल श्रम, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक। तो जैसे कि आजकल देखने को मिलता है कि 14 से कम उम्र के बच्चे भी काम करते हुए दिखते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है, लेकिन यह मानक पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम आते हैं जनसंख्या शिक्षा। तो जनसंख्या शिक्षा तो लगभग सारे सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक के रूप में दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, जो कि आगे चल के एक समस्या के रूप में उभरती दिख रही है। तो जनसंख्या शिक्षा में अर्थ, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता, जनसंख्या शिक्षा का महत्व एवं जनसंख्या शिक्षा का समयानुरूप मानव संसाधन का विकास। एक खंड ख का जो टॉपिक है वह कुछ इस प्रकार है। उसके बाद खंड ख में ही आता है जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम, सामाजिक या पारस्परिक सौहार्द व समरसता, वर्तमान आवश्यकता। उसके बाद अगला टॉपिक आता है पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। जैसा कि आप देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण जो है मानव जीवन व अन्य जीवन के लिए बहुत ही खतरा पैदा कर रहा है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से जागरूकता लाए जा सकते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर कह रहा है जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण। जल का संचयन किस प्रकार किया जा सकता है और ऊर्जा और भूमि का संरक्षण भी किस प्रकार किया जा सकता है। उसके बाद आ रहा है भूमंडलीय ताप वृद्धि। अगला टॉपिक जो है भूमंडलीय ताप वृद्धि है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है एवं जलवायु परिवर्तन। तो जो
पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इसी वजह से भूमंडल का जो ताप होता है वह अधिक तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तित हो रहा है और असमय बारिश होना, असमय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, असमय बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना, ये जलवायु परिवर्तन के ही कारण हो रहे हैं। उसके बाद आता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण के बाद आता है लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव। शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास। तो पहले ज़माने में क्या था, लैंगिक रूढ़िबद्धता थी, लैंगिक भेदभाव होता था कि लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती, केवल लड़के ही पढ़ सकते हैं। लेकिन इस समय लैंगिक समानता असमानता को दूर करने का शिक्षा दिया जा रहा है और लैंगिक समानता लड़के और लड़कियों में कैसे लाया जाए इसके बारे में बताया जा रहा है। फिर अगला टॉपिक है जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इसका बहुआयामी प्रभाव। जैसे कि जनसंचार माध्यम जो है हमारे लिए कितना उपयोगी हो रहा है और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर जो अगला टॉपिक है शिक्षा एवं मानवीय मूल्य। तो शिक्षा एवं मानवीय मूल्य में क्या क्या पढ़ने हैं, मानवीय मूल्यों की शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, यानी कि मानवीय मूल्यों की शिक्षा का क्या अर्थ है और उसके क्या उद्देश्य हैं। उसके बाद आता है मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका, यानी मूल्यों के विकास में परिवार का, समाज का और विद्यालय की क्या भूमिका है। फिर अगला टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, यानी कि हमारा देश और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश हैं उनके बीच सद्भावना जो है वो कैसे विकसित किया जाए, इसके बारे में शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। फिर कह लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीक दृष्टिकोण का विकास। तो इतना ही टॉपिक हमें पेपर फर्स्ट में पढ़ने रहते हैं। इतने टॉपिक अगर हम पढ़ लेते हैं तो यह हमारे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में भी और सुपर टेट में भी और यूपी टेट में भी यह हमें देखने को मिल सकता है। इस प्रकार पेपर फर्स्ट का यह इतना ही सिलेबस ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको सिलेबस अच्छा लगा होगा और कामना करते हैं कि आप इस सिलेबस को देखकर अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे और डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को पास करेंगे। धन्यवाद।